बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी साहब। बहुत सारी बातें इनसे होंगी। दिल्ली में बहुत सारी सियासत इन दिनों चल रही है। मुल्क की सियासत क्या है और किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में, सियासत में अपने आप को देखते हैं। सर इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, खैरियत है सब। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि सर्दी बहुत है और पारा जो है वो 4 डिग्री तक चला गया, लेकिन सियासी पारा जो है अभी भी 44 डिग्री पर है। एक्चुअली दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि जो दिल्ली के सरकार में जो लोग 67 सीट लेकर के आए, उन्होंने दिल्ली को दर्द देने का काम किया। दिल्ली के समस्याओं को दूर करने की जगह ब्लेम गेम की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि जब हम ब्लेम गेम की ठान लेते हैं तो हमें किसी को दोष देने के लिए कई कार्यों को रोकना पड़ता है, बिगाड़ना पड़ता है, और वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जहाँ तक 44 डिग्री पारे की बात है जी, आप सोचिए जनवरी के 6 दिन में 44 लोग ठंड से, कंपकपाती ठंड से सड़क पे मर गए। और दिसंबर में 250 लोग ऐसे ही ठंड से मर गए। हम 16 दिसंबर से सरकार को जगा रहे हैं। हम सड़कों पे निकले, हमने 22 घंटे के अंदर 600 लोगों के अस्थायी रहन बसेरे की भी व्यवस्था कर ली जी। लेकिन तब भी सरकार ये जागी नहीं, और सरकार ने कहा नहीं ये गलत आंकड़ा है, हमने सारी व्यवस्था कर दी, ये गलत आंकड़ा है। दिसंबर ने 250 लोगों को ठंड के कारण मौत में ढकेल दिया। जनवरी के 6 दिन में 44 लोग चले गए। इसकी फिर होने लगी कि इसका प्रूफ क्या है कि ये कैसे मरे हैं। तो फिर उसका जो होम मिनिस्ट्री या जो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमने लाश उन्होंने आंकड़ा जो है दिया, चूंकि आपने सोशल मीडिया पर कहा और अखबारों के जरिए आपने अपनी बात रखी, तब नहीं सुनी गई, सीरियस हुआ। हाँ नहीं, लेकिन वो सुनी नहीं गई शुरू में। जब आंकड़ा आया जी, जब एक प्रॉपर जो है वो एक चैनल से आंकड़ा आया, तब जाकर के उन्होंने बात मानी, तब सीरियसली लिया सीएम। और तब सीरियसली लिया, और उसके बाद जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया वो तो बहुत मजाहिया था, सबको मजाहिया था। वो कहते हैं कि उन्होंने दोष दे दिया सीईओ पर। अब इसका मतलब कि जब अब इतने लोग मर गए तब आपको याद आया कि सीईओ नकारा है। जब इतनी जानें चली गई तब आपको लगा कि ये डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? आप किस बात की सरकार में हो? सीईओ आपका, सरकार आपकी, ड्यूसिप डिपार्टमेंट आपका, ये बोल के कि डिपार्टमेंट का सीईओ इसने लगाया उसने लगाया, एलजी पे दोषारोपण, ये बता दिया कि हमारा इस समस्या के प्रति ध्यान ही नहीं था। इनका इंटरेस्ट दिल्ली की लोगों की समस्याएं दूर करना नहीं, दिल्ली के लोगों को ठंड से बचाना नहीं। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जितने तरह से करप्शन हो जाए और उसके आधार पे अपना खुद का फायदा दिख रहा है केवल। मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो करप्शन कर रहे हैं और खुद की पार्टी को फिर जो है वो पूरे देश में बढ़ाने का काम करेंगे। खुद की पार्टी का बढ़ाने का तो उनका भाव ही नहीं है। खुद को बढ़ाने का है, खुद को बढ़ाने का है। अच्छा, पार्टी कहाँ है उनके पास? आज उनके जितने संस्थापक लोग थे आज उनके पास हैं क्या? नहीं है। और उनके संस्थापक जो हटे हैं वो कहते हैं इनको वो लोग चाहिए जो बस जी हुजूरी करें, जी हुजूरी करें। हम नहीं कह रहे, उनके लोग कह रहे हैं। तो उनका एजेंडा ना खुद को बढ़ाने का है, और जिसका एजेंडा ये होता है उसके लिए तो आप समझिए उनको भी पता है कि अब हम बढ़ा नहीं पाएंगे, हम किसी तरह अपनी तिजोरी बढ़ा लें ताकि इस देश में जो देश को तोड़ने फोड़ने की जो शक्तियां हैं उनके साथ थोड़ा बहुत काम पर सब ये सब इलाज क्या है? चूंकि दिल्ली में जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं, शेल्टर्स नहीं है जो फुटपाथ पर रहते हैं, और जो है वो हर रोज़ हम देखते हैं ट्रैफिक जाम लगातार लगा रहता है। नए पुल जो है उनकी बहुत ज़्यादा जैसे पहले होती थी वो नहीं उस तरीके से वो बन रहे हैं। काम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। पानी का जो है वो कह रहे हैं कि पानी का और बिजली का भी कुल जो पहले की तरह बिल आता था उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है। इलाज क्या लगता है आपको? चूंकि आप जो है वो अपोजिशन में बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है, सिर्फ 3 एमएलएज आपके पास हैं, तो फिर इलाज क्या है? कैसे जो है ये सब चीज़ें ठीक हों? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम अपने स्तर से जो जो कर सकते हैं जी, हमें पॉजिटिवली करना चाहिए।
हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम रातों में सड़कों पे भी हैं, लोगों को ठंड से बचाने के लिए जो उपाय कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, अपनी पार्टी को भी लगा रहे हैं। हाँ, नए साल पर भी आप गए थे, नया साल भी उन्हीं लोगों के साथ मनाया। हाँ, उन बेघर लोगों के साथ ही मनाया। और हम लगातार आवास बनाने में भी अपने प्रधानमंत्री जी के उस मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बेघर को छत देने के लिए सारी कोशिशें, जो हमारा 2022 तक का टारगेट है, 2014 से हमने दिया है, तो उसमें हम अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, वो स्टेट की सरकारें पॉजिटिवली सहयोग देने की बजाय निगेटिवली उसको बर्बाद करने में लगी हैं। ये हमारी समस्या का कारण है। बिल्कुल। ये जो अभी टिकट बंटवारा हुआ, हमने देखा साहब राज्यसभा के लिए 3 टिकट दिए, उस पर भी आपके ट्वीट आया और उस पर भी आपने अपने बयान भी दिए। किस तरीके से देख रहे हैं? कुमार विश्वास जो है उनकी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर थे और उनसे अच्छी दोस्ती भी है कुमार विश्वास के साथ आपकी, तो इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि भाई 2 कारोबारियों को जो है वो टिकट दे दिए गए। मैं समझता हूँ अब आम आदमी पार्टी में आम आदमी किसी पद के लिए नहीं बचा है। वेयर इज कॉमन मैन? आप एक सवाल उठाएं, संस्थापक सदस्यों तक की नाराजगी है। मेरा इससे मतलब नहीं कि आपने किसको दिया किसको नहीं दिया। ठीक। मेरा तो टेंशन सिर्फ ये है कि दिल्ली को इस समय लोग ऐसा समझ रहे हैं कि दिल्ली में सब खरीद फरोख्त चल रहा है। पार्लियामेंट चल रही थी, मैं जिधर जाता था मुझे सांसद मिनिस्टर बुलाते थे इधर, तो किसी पार्टी के हों जी, कहीं के सांसद हों, अरे मनोज भाई, हाँ। मैंने कहा जी कुछ बात होगी। बोले वो राज्यसभा की सीट कितने में बिक रही है? उस समय तो हंसी आती थी, लेकिन फाइनली हम सोच रहे हैं कि दिल्ली की इमेज क्या बन रही है। दिल्ली के लोग, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के लोग पूरे देश में एक सम्मान की नज़र से देखे जाते थे। आज दिल्ली में हर बात में खरीद फरोख्त हो रहा है। अनऑथराइज कॉलोनियों का मुद्दा वैसे ही सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं। हमारे जो 3 साल में अनऑथराइज को लीगलाइज करके उसको सीलिंग डिसीलिंग से लोगों को फ्री करना चाहिए था, आप फिर 3 साल के बाद जाके कोर्ट में कहते हैं 2 साल का और मौका दिया जाए हमें। जी, आपके ध्यान में मैं बात लाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि इस समय दिल्ली में सीलिंग डिसीलिंग का बहुत हल्ला है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, वो लगातार तोड़फोड़ सील में लगी हुई है। ये समस्या कहाँ से हुई? हम जब 2014 में आए तो हमने दिल्ली सरकार का कट ऑफ डेट कि अनऑथराइज को ऑथराइज लीगलाइज करो, इसके लिए 2017 तक का हम कट ऑफ डेट दे देते हैं। इन लोगों ने 3 साल कुछ नहीं किया, जब नहीं कर पाए वो, फिर इसीलिए जो है उन्होंने फिर कैबिनेट में ये फैसला लिया। उन्होंने अफिडेविट दिया फिर कोर्ट को जी कि मुझे 2 साल का और मौका दिया जाए। उससे कोर्ट को नाराजगी हुई, उन्होंने वापस कमेटी को सक्रिय कर दिया और ये पीछे बैठ करके फिर ये लगाने में लगे कि इसमें देखो बीजेपी से बोलो। अरे बीजेपी सरकार में थोड़ी है दिल्ली के जो विधानसभा में पास करेगी प्रस्ताव, इसको लीगलाइज करना होगा। हाँ, लेकिन एमसीडी के ऊपर जो है आपकी पार्टी का कब्जा है। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको एमसीडी कर सकती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं और वक्त वक्त पर जो है वो चीज़ें नहीं होती। साफ सफाई का मसला है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, पहले भी आए हैं। वो टकराव जो है वो लगातार बढ़ता है। तो अगर एमसीडी कर सकती है तो आप क्यों सरकार बनाते समय वादा कर रहे थे कि हम अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करेंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे? क्यों शीला जी 2-2 बार 3-3 बार पूरी दिल्ली को इस तरह से भ्रामक स्थिति में लाई? तो इसका मतलब आप भ्रामक स्थिति में ला रहे हो? नहीं, सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार ही करेगी। और अभी एफिडेविट क्यों दे रहे हो फिर? अगर एमसीडी को करना है तो आप क्यों एफिडेविट दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 2 साल का और मौका दीजिए? ये दोनों कैसे हो सकता है? तो इनका तो झूठ बेनकाब हो गया है अरविंद केजरीवाल जी का। इन्होंने वापस 2 साल का और मौका मांगा है। अरे जब 3 साल में आप नहीं कर पाए तो 2 साल में आप क्या करोगे? क्योंकि नीयत नहीं आपकी करने की, आप सिर्फ ब्लेम गेम खेलना चाहते हो। अच्छा, कुछ दिन से जो है आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल पहले की तरह अब नहीं बोलते। हर रोज पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते थे। तो ये वजह क्या है? ये बदलाव कैसे आया? आप लोगों का प्रेशर है या क्या कहानी है ये? नहीं, वो आजकल मोदी जी को नहीं बोलते लेकिन हमको तो बोलते ही हैं जी। उन्होंने कई बार टारगेट चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मेरा नाम लेके कई बार कहा। एक बार उन्होंने कहा मनोज तिवारी ने जमीर बेच दिया।
मुद्दा क्या था? मैक्स हॉस्पिटल। जब मैक्स हॉस्पिटल इन्होंने लाइसेंस रद्द किया तो मैंने कहा कि आपने मैक्स लाइसेंस रद्द किया, बीजेपी आपके साथ है, लेकिन अब इस लाइसेंस को वापस मत आने देना। अगर आ गया तो मैं समझ लूंगा आप लाइसेंस रद्द नहीं कर रहे थे, आप डील कर रहे थे। वो कहते हैं कि आपका खेल है ये सारे का सारा, पर्दे के पीछे आपने जो है उनको लाइसेंस वापस रिन्यू करा दिया एलजी को कह करके प्रेशर से। आप देखिए यही बातें, ये कितनी खतरनाक बातें हैं जी। आपने लाइसेंस रद्द किया और आप ही के डिपार्टमेंट ने लाइसेंस जारी किया, इसमें विपक्ष कहां से आ गया भैया? वो कहते हैं ना एलजी जो काम करते हैं वो विपक्ष के कहने पे करते हैं या केंद्र के मरकज के जो है इशारे पर करते हैं, केंद्र सरकार के? नहीं, अगर उनको ये पता नहीं है कि हम जो लाइसेंस रद्द कर रहे हैं जी वो हम रद्द नहीं कर सकते, तो इनसे बड़ा तो मैं क्या बोलूं, कौन शब्द इनके प्रयोग करूं। जहां पे जिसको सजा देना चाहिए उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन आप सजा दे करके ऐसी सजा जो लीगली नहीं ठहरती है, आप उस पर क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हो? मेरा ये सवाल उठता है। मैं तो वो जो परिवार जो मैक्स हॉस्पिटल में जिसके बच्चों को, जिंदा बच्चे को मृत घोषित किया गया, वो मेरे पास आए थे एक दिन। उन लोग अभी भी परेशान हैं कि भाई साहब हमें राहत नहीं दिया किसी ने, और राजनीति करने लगे, सियासत करने लगे। हाँ। जिसके घर में घटना घटी, जिसका पैसा खर्चा हुआ, जिसका लाखों का बिल आया, पर्टिकुलर एक बार उसका तो दर्द समझ लो अरविंद भाई कि उसका पेन क्या है। आप जो राजनीति करनी है, जो निगेटिव राजनीति करते रहो। तो मैं तो यही अभी आज भी बोलता हूं कि जिसका बच्चा जो जिंदा था, जिसको मृत घोषित किया, उन डॉक्टर को सजा क्यों नहीं हुई? उस परिवार को हेल्प क्यों नहीं हुआ? अभी तक एक भी सरकार का नुमाइंदा उससे क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा अब तक कितना पैसा खर्चा हुआ, तुम्हें किस तरह मुआवजा मिलना चाहिए? ये चिंता सरकार की नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसा काम किया कि 1-2 हफ्ते के लिए बंद भी कर दिया और 2 हफ्ते बाद खोल भी दिया, तो ये डील कितने का हुआ ये तो बीजेपी जानना चाहेगी ना। यहाँ पर वो सवाल आपसे भी यही करते हैं कि कहीं कुछ डील वील आप लोगों ने तो नहीं कर ली? अरे भाई साहब, ये तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस विभाग, ये मनीष सिसोदिया का विभाग है, और आईएएस ऑफिसर जो भी लगता है वो किसी स्टेट में जाए तो उसमें तो आप ही लगाते हो, आप ही झगड़ा करते हो। सिर्फ इन बातों को कोई विश्वास कर सकता है क्या कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि डिपार्टमेंट हमारा, लेकिन हम नहीं डिसीजन ले रहे हैं, मनोज तिवारी डिसीजन ले रहा है, बीजेपी ले रही है। इससे बड़ा बेवकूफ बनाना किसी को क्या हो सकता है? तो ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है वजह क्या है? केजरीवाल को मतलब सचमुच काम करने नहीं देते आप लोग, या जो है केंद्र सरकार, या फिर जो है वो करना नहीं चाहते काम? मतलब वजह क्या है? चूंकि सारे इल्जाम लगते आपके ऊपर ही हैं, आपका मतलब आपकी पार्टी के ऊपर। अब ये तो भाई लगाने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जब आपको इतना परेशानी है कि आप कुछ नहीं कर रहे तो छोड़ दो सरकार। चूंकि मेट्रो का किराया बढ़ गया, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों सरकार में हो? फिर जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो बैठे क्यों हो? चले जाओ, छोड़ के इस्तीफा दे दो। ऐसे बेवकूफ क्यों बना रहे हो पूरी दिल्ली को? आप कह रहे हैं कि परफॉर्म करिए, जो है बहाने मत भरिए, किसी पर इल्जाम मत लगाइए। 100% परफॉर्म तो किया नहीं, न करने की नीयत है। अरे जब परफॉर्म भी नहीं कर सकते, तुमको लगता है कि मुझे काम करना नहीं आता है, तो फिर भी आप चिपके हुए हो, इसका मतलब कि आप भ्रष्ट हो। जितना पहले से भ्रष्टाचार हो रहा था दिल्ली में, उसी भ्रष्टाचार में तुम भी अपना मुंह मारने में लगे हो, और ये दिल्ली की जनता देख रही है। मुल्क की जो पॉलिटिक्स चल रही है साहब, हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी तबका है, कई बार उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, जला के मार दिया जाता है, गाय के नाम पर मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल हर स्थिति में रोका जाना चाहिए। हमारा देश बड़ा ही सुकून, प्यार, अनेकता में एकता का देश है। बिल्कुल। और मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनकी सोच पे पूरी दुनिया भारत के प्रति प्यार से देख रही है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए बहुत ही कड़े मैसेज भी दिए और कड़े एक्शन हो रहे हैं।
जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं। अब जो है वो पार्टी को तोड़ने में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लग रहा है उनको कि भाई मनोज तिवारी कुमार विश्वास के साथ मिलकर के या दूसरे लोगों के साथ मिलकर के उनको पार्टी तोड़ सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बातें पहले आई थी और एक कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने बोला भी है कि भाई आपने तो कहा था हम आपकी गाड़ी में बैठ करके चले जाएंगे। ठीक है साहब, तो क्या है ये, मतलब जो है क्या खेल चल रहा है, क्या बात है? असल नहीं, लेकिन कई बार जो है वो दिल की बातें जो है वो हंसी मजाक में कह दी जाती हैं। नहीं, वो दिल की बातें कुमार विश्वास जी की होंगी। हाँ, तो अगर कुमार विश्वास जी के दिल में, अपने संस्थापक के दिल में अगर ऐसी भावना है तो मुखिया सोचे कि उसकी करनी क्या है। कुछ बातचीत हुई कुमार विश्वास से इस मसले को लेकर के? अभी जो उनके साथ हुआ है कुछ लाने का इधर, क्योंकि अगर वो आएंगे तो पार्टी को, जाहिर सी बात है उनको भी फायदा होगा, बट पार्टी को भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलेगा ही। कुछ बात हुई? नहीं, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। सच बताऊं आपको कि ये कुमार विश्वास जी हों या कपिल मिश्रा हों या फिर उनके जो और पुराने साथी हैं प्रशांत जी हों या वो जो योगेंद्र यादव जी हों, इन लोग जब भी हमसे मिलते हैं तो मैं तो सबसे बड़े दिल से मिलता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के विधायक भी मिलते हैं तो मैं तो बड़े प्यार से मिलता हूं। अगर कोई नहीं मिलता तो चाहे विपक्ष हो चाहे अपना विधायक हो, अरविंद केजरीवाल नहीं मिलते हैं। हम बार बार कह कह के हार गए, एक सर्वदलीय बैठक करते हैं। क्यों आप किसी कोने में आप बोल रहे हो, किसी कोने में वो बोल रहे हैं? एक बार तो आओ, साथ बैठो, दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करो। तो नहीं मानते? नहीं सुनी आपकी? नहीं, मैं तो घर तक गया हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल के घर गया। तो वजह क्या है, मतलब क्या डर है उनको, या फिर जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते? किसी ज़माने में वो कहते हैं कि भाई सब कुछ खुला है, आप आइए, मैं सबके साथ बैठ करके बात करने को तैयार हूँ। अगर वो आज इतने जो है वो रेजिस्ट हो रहे हैं और इतना अपने आप को महदूद कर रहे हैं तो फिर बहुत सवाल उठते हैं। मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जहाँ जिस दिन जब आप समय दो, मैं मनोज तिवारी बैठ करके दिल्ली समस्याओं पे आपके साथ एक 2-2.5 घंटे का डिस्कशन करने को हम तैयार हैं। कैमरा भी लगाइए, उसका लाइव प्रसारण भी करिए, कम से कम रिकॉर्डिंग तो कीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग कीजिए। यही डायलॉग, यही प्रस्ताव आप अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। उनको बोलिए मनोज तिवारी ने ऐसा बोला, आप खुद बेटे जी सलाम, ऐसा हम लोग कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। क्या है, बातें करना आसान है। हाँ। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी ना तो आप फिर बैठ नहीं सकते साथ में। हम झुग्गी झोपड़ी में 14 दिन 14 घंटे रह के आए हैं जी। झुग्गियों में, स्लम में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। ये कहते हैं पानी माफ है, वहां 20-20 रुपया लीटर पानी खरीद के लोग पी रहे हैं। उनके बिल जो बजट बिल आ रहे हैं ना जी, वो सबके बिल लंबे लंबे बिल हैं। अब बताइए, आपके घर में अगर 20,000 लीटर पानी फ्री में आता हो तो 20,000 से 1 लीटर ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का आपका पैसा देना है, और अब 30% और बढ़ा दिए दाम। कोई ऐसा मीटर बनाए हैं जो मीटर जैसे ही 19,000 लीटर हो वो हल्ला करने लगे, रोको रोको मैं 20,000 पार करने वाला, बिल आ जाएगा। हाँ, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा। तो ये तो धोखा है ना भाई साहब। अच्छा, मुल्क की जो पॉलिटिक्स चल रही है साहब, हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी तबका है कई बार उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, जला के मार दिया जाता है, गाय के नाम पर मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के चूंकि आप भी मेंबर पार्लियामेंट हैं और पूरे ही मुल्क में घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते भी हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं या जो होती रही हैं ये नहीं होनी चाहिए? इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल हर स्थिति में रोका जाना चाहिए। हमारा देश बड़ा ही सुकून, प्यार, अनेकता में एकता का देश है। बिल्कुल। और मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनकी सोच पे पूरी दुनिया भारत के प्रति प्यार से देख रही है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए बहुत ही कड़े मैसेज भी दिए और कड़े एक्शन हो रहे हैं जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं। यही वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे देश के सभी धर्मों के लोग, एक बगिया है, अलग अलग रंग के फूल हैं, इस पूरे बगिया की खुशबू को बनाने के लिए आपस में प्रेम बढ़ाओ। देखो भैया, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, बुरे लोगों को पनपने नहीं देना है,
ये जिम्मेदारी हर संप्रदाय की है। हम सभी को कोशिश कर, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। ये देश एक बेहतर कल की तरफ निकल पड़ा है और इसका कल बेहतर होगा। योगी जी को कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे उनके फरमान आते हैं, कई बार मदरसों को लेकर के, कई बार दूसरी चीज़ों को लेकर के। छुट्टियां कम कर दी जाती हैं मदरसों की, और दूसरी चीज़ें होती हैं जहां पर माइनॉरिटी को लगता है कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है उनके साथ। चूँकि अगर देखा जाए, एक ज़माने में आप उनके सामने इलेक्शन भी लड़े थे, तो किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सियासत को? वहाँ से आपका ताल्लुक भी है। कुछ लोग इनका आड़ ले करके हमें बांटने वाली ताकतों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब जैसे एक विद्यालय की मैं बात बता रहा हूँ, एक अचानक एक न्यूज आई थी कि लगभग 2 लाख बच्चे, मदरसे के बच्चे गायब हो गए। एक्चुअली जैसे ही उनको आधार कार्ड से जोड़ी की मुहिम हुई तो पता चला वो बच्चे थे ही नहीं कागज में, और वो बच्चे सच में नहीं थे। हाँ। वो कागज में थे, और कोई संस्था उतना 14 करोड़ रुपया हर साल उनके नाम पे ले जा रही है। सरकारी फंड ले रही थी, सरकारी फंड ले रही थी। तो ऐसी सुविधाओं के लिए, ताकि हम सच में बहुत सारे मदरसों के बच्चों को लाभ दे सकें, इस तरह की जो लूट है उनको तो रोकना पड़ेगा। अगर इसके लिए थोड़ा कभी कभी देखो, रूल तो किसी के लिए आता है जो पहले कठिन दिखता है, वो चाहे किसी विद्यालय के लिए हो, किसी मदरसे के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो। आज आधार कार्ड क्यों आवश्यक किया गया? क्योंकि जो लोग धांधलियां कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो रुकें। ठीक, ताकि हम और भी बड़े स्तर पे रियल सहायता बच्चों तक पहुंचा सकें। दिल्ली बीजेपी को बहुत एक्टिव किया साहब आपने, और हम देखते हैं लगातार खबरों में आप बने रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जगह जगह जाकर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों से मिल लेते हैं, रात दिन नहीं देखते, सर्दी गर्मी नहीं देखते। किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं, और बड़े सख्त नियम भी आपने बनाए हैं? हमने अपनी पार्टी का एक मंत्र बनाया है जी, बी पॉजिटिव, मूव पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब कहना तो आसान है ना भैया, लेकिन इतना आसान है नहीं। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। हाँ। तो कभी कभी अनुशासन के लिए थोड़ा सा अब कड़ा दिखाना पड़ता है, कड़ाई कि भाई, क्योंकि हम आज राजनीतिक पार्टियों से बड़ी अपेक्षा है लोगों की। तो जो पार्टी में ही अनुशासित नहीं होगा वो बाहर कैसे अनुशासन दिखाएगा? तो हम कभी कभी थोड़ी कड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, गुटबाजी भी होती है, उसको जो है वो रोकने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से जो है कुछ मुश्किलें आती हैं? कई लोग होते हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात अच्छी है कि अगर आपके मन में कुछ और चल भी रहा है ना, तो संगठन इतना मजबूत है, लोग इतने सक्रिय हैं कि जो टेढ़ी मेढ़ी सोच वाले लोग होते हैं उनका वर्किंग कल्चर ठीक होता है। बिल्कुल। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एज ए सिंगर भी, एक्टर भी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पे भी, मतलब अलग अलग रोल आपने निभाए हैं, और 99 फिल्में ऐसी हैं जिसमें जो है आप बतौर अदाकार, बतौर नायक आप दिखे हैं। तो किस तरीके से फिल्मों को अब अलविदा कह दिया, या अभी कुछ अच्छे जो है वो ऑफर्स की तलाश है, या अच्छे रोल की तलाश है? मतलब कोई प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो उसमें काम करेंगे? हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर करूँगा। हाँ। मैं समय हालांकि थोड़ा कम है जी, क्योंकि इस समय क्या ना प्रॉब्लम आ जाती है लोगों की, तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। मुश्किल कौन सा काम है? मतलब आपको फिल्में करना मुश्किल लगता है कि सियासत करना मुश्किल है? देखिए, फिल्म करना स्वयं के लिए अच्छा है, वो स्वयं का काम है। खुद को हम स्टार बनाते हैं, खुद का लाभ होता है। और वहीं जब हम ये राजनीति का, सेवा का काम है, इसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं। हमको तकलीफ तो होती है, लेकिन कई लोगों की खुशियों के कारण बन जाते हैं। लेकिन फिर भी सिनेमा देखिए तो कुदरत की देन है। मालिक ने जब ये बख्शा है कि तुम एक्टर हो सकते हो, गा सकते हो, तो मैं गाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। अभी फरहान अख्तर के साथ भी एक फिल्म किया मैंने, लखनऊ सेंट्रल। एक मेरी 100वीं फिल्म, 99 हो गई, अब 100वीं में मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं फिल्म एक साल में 1-2 फिल्म देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जितना कहना चाहते हैं ना, एक फिल्म के मार्फत बहुत अच्छे से कह देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा भाई, आप पॉलिटिशियन भी हैं, गायक भी रहे हैं, और बड़े एक्टर भी रहे हैं, और एक आपका रुतबा है, लेकिन पहचान जो है वो आपको किस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें कि मनोज तिवारी वो है? मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मनोज तिवारी ने 4872 गाने गा चुके हैं। उन गानों में तो हम जिंदा रहेंगे। मैं एक गायक के रूप में मुझे लोग जाने,
और एक्टर भी हूँ, फिल्म भी किया हूँ, लेकिन मैं जो इस समय अपने जीवन का जो हिस्सा दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के सुधार में, देश के भविष्य के लिए, उसको लोग पॉजिटिवली मेरा साथ दें, मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अच्छी नीयत के साथ चल रहा हूँ, बरकत होगी। सर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे मनोज तिवारी, सांप-गोई से बात कहने के लिए पहचाने जाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं सियासत में आगे बढ़ने के लिए, और इनका मानना है कि सियासत जो है वो सेवा का ज़रिया है, यानी खिदमत का ज़रिया है। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।